Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र, जिसे हम कहते हैं हिंदी पेडागोजी. ठीक है, और ये जो हिंदी पेडागोजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, रीट में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका कल एग्ज़ाम है. इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी. और बेसिकली ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं आ पाई. बट कोई बात नहीं, आ जाई है तो आज भी आपके काम ज़रूर आएगी. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना. उसके अलावा बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आपको, ठीक है ना. और इसका रिव्यू जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. और जिनका भी एग्ज़ाम है अगेन बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ इस चैनल के द्वारा सारी ही इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर की जाती हैं, चाहे वो किसी जॉब के एग्ज़ाम की बात हो या फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, सीटेट हो, एस्टेट हो या फिर आपका सीईटी हो बेसिकली. ठीक है, और एस्टेट को लेकर तो 100% श्योर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा दी जाती है. तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी पेडागोजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी देखेंगे. पेडागोजी का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको पढ़ाएंगे कैसे. ठीक है, कुल मिलाकर आप इसे पढ़ाएंगे कैसे, वो सारी बातें इसके अंदर ऐड होती है, जिसमें हमें और एस्पेक्ट भी पता होने चाहिए. और जब आप पूरी तरह से उस चीज़ को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चे के बारे में भी और बाकी चीज़ों के बारे में भी, स्पेशली उस सब्जेक्ट के बारे में भी कि उस सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना है. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वन बाय हम इसे डिस्कस करेंगे. और कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मे बी आपने ना देखा हो सुना हो सकता है. तो ये इस तरह से मैंने इसके ये जो पीपीटी है मैंने इस तरह से इसकी तैयार की है. उसके अलावा इसके डिटेल्ड नोट जो हैं मेरे हैंड रिटन है, बिल्कुल रेडी हैं. ओके, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे. उसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज करना है. ठीक है, और मैसेज करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी है और उसके बाद ये नोट्स आपको उसी नंबर पर अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, ये वो नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं. ठीक है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा. उसके बाद तुरंत ये नोट्स जो हैं आपके पास पहुंच जाएंगे. और उसके अलावा मैं बात करूं, इतना ही नहीं, इसमें और भी जितनी भी चीज़ें लगेंगी इसमें ऐड होनी चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहेंगी. ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया और बात खत्म, ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा क्या है. ठीक है, आप सभी को पता है, भाषा के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा. भाषा बेसिकली क्या करती है, भाषा हमारे विचारों को ना व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है एक तरह से. उसी के थ्रू हम जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे की बात हम समझ पाते हैं. ठीक है, और ये जो है केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है. ठीक है, इसके अन्य भी कुछ कार्य होते हैं. ओके, भाषा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना. और जो भाषा होती है बेसिकली जो सामाजिक जीवन है ना, उसको भी सार्थक करने में हमारी हेल्प करती है, बिल्कुल करती है. ओके, और अगर हम बात करें, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी होती है, बिल्कुल होती है. और हिंदी भाषा जो है बेसिकली इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि देवनागरी है. ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं आपकी हिंदी भाषा की. ओके, और इसकी जो लिपि है, ठीक है, इसकी जो भाषा लिपि है बेसिकली वो कैसी है, लिखित में है. ठीक है, भाषा क्या रूप है, लिखित रूप है. ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो भाषा है, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, इन सबको विकसित करने में जो है सहायता करती है, बिल्कुल करती है. ओके, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता. कोई भी भाषा किसी भी लिपि में
लिखी जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हिंदी को उर्दू में लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई है और वो है ऐसे, बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी किसके बारे में? भाषा के बारे में, ठीक है? अब भाषा के भेद, अब जो भाषा के भेद या अगर हम रूप कहें, तो ये 2 तरह के होते हैं। बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक आपका लिखित भाषा होता है, जो कि आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये लिखित ही तो है ना? एक मौखिक होता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। एक सांकेतिक होता है, जिसमें हम इशारों में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है? तो ये बात है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन बेसिकली होता क्या है? भाषा अर्जन बेसिकली ये होता है कि, और ये बच्चे मनुष्य में इनेट होता है, ठीक है? जन्मजात होता है, बिल्कुल होता है कि जब बिना किसी प्रयास के जो चीज़ें हम सीख लेते हैं, उसे ही हम अर्जन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप छोटे बच्चे को देखते हैं, है ना? वो चीज़ें अडॉप्ट करता है। लाइक आप उसे बोलना सिखाते हैं, मान लिया बेटा पापा बोलो, मम्मा बोलो, लेकिन क्या एक-एक चीज़ आप ऐसे सिखाते हैं उसे? नहीं, बहुत सारी बातें वो खुद ब खुद सीख लेता है। तो वो चीज़ उसने एक्वायर की है, वो चीज़ अर्जन की है उसने, ठीक है? जब बिना एफर्ट के जो चीज़ सीखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। क्लियर? और ये जो है, ये एक स्वाभाविक सॉरी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ओके। और वातावरण का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। एनवायरनमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है और ये बिल्कुल मतलब अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है? और अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहें, ठीक है? मतलब अपने आप ही हो जाती है और इसका जो है संबंध जो है बिल्कुल सीधा किससे है? मातृभाषा से ज़्यादा है ना? अगर आप बच्चे को टारगेट लैंग्वेज अगर सिखाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं होता ऐसे। जो एनवायरनमेंट में बोली जा रही है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके आस-पास के लोग भाषा यूज़ कर रहे हैं, वो भाषा वो सीखेगा, ठीक है? और ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है ना? तो देखिए, और बेसिकली ये जो वीडियो है, मैं कल डालने वाली थी, ठीक है? बट कल मैं नहीं डाल पाई, काफ़ी लेट हो गया। अभी आपको टाइम दिखाई दे रहा है, 10 बज चुके हैं और अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और अब इस वीडियो को डालना ना के बराबर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम नहीं देख पाएँगे। तो एक ही बात है, सुबह डालें। मैं सुबह बाकी इसको बहुत टाइम से डाल दूँगी और जो आपके कमेंट्स रिप्लाई की वीडियो है, वो भी आज होपफुली आपके पास आ गई है। ठीक है ना? चलिए, आगे बात करते हैं हम। अगर बात करें भाषा अर्जन, ठीक है? ये अभी हमने पढ़ा और ये जो भाषा अर्जन होता है, ये किस वजह से होता है ना? तो हमारे अंदर ना इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है? जिससे हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। अपने पर्यावरण से अगर हम बात करें, अपने एनवायरनमेंट से अगर हम बात करें, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने परिवार में, जो परिवार के लोग जिस तरह से जिस भाषा में बात कर रहे होते हैं, वो उसी भाषा में बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? चलिए, आगे बात करते हैं मातृभाषा की, ठीक है? अभी तो हमने बात किया कि जो आपकी भाषा अर्जन की बात की। अब बात करते हैं हम आपकी मातृभाषा की। तो मातृभाषा बेसिकली अगर हम बात करें, इसकी डेफ़िनेशन अगर बात करें या इसको वैसे हम समझें, तो सीधी-सी बात वही है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, ठीक है? उसके जो मातृभाषा होती है, वो भाषा का पहला रूप होता है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें, हम हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, राइट? तो हमारे यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, ठीक है? अगर हम बात करें, तो बेसिकली वो डायलेक्ट है। जैसे हरियाणवी बोली है, हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली है। तो सबसे पहले बच्चा उसी तरह से बात करेगा, है ना? क्योंकि एनवायरनमेंट उसको वो मिला है। अगर बात करें, अब मैं मेरी बात करूँ, तो मैं जैसे अब वीडियो बना रही हूँ आपसे, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी बात में वीडियो बना रही हूँ और मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो जो मेरा बेटा है, जो अभी 1 तारीख को 3 साल का होने वाला है, वो सेम हिंदी ही बोलता है, क्योंकि ज़्यादातर वो रहता है मेरे कॉन्टैक्ट में। तो वो हिंदी ही बोलता है
और ऐसा नहीं वो हिंदी ही बोलता है, वो हरियाणवी भी एज वेल एज वैसे बोलता है, क्योंकि माँ जी बोलती हैं, आसपास सभी बोलते हैं, तो वो हिंदी भी उतने अच्छे से बोल लेता है और वह हरियाणवी भी उतने अच्छे से बोल लेता है, बिकॉज उसे एनवायरनमेंट वैसा मिला है। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मातृभाषा का। जो चीज़, जो लैंग्वेज बच्चा स्टार्टिंग में सुनता है वो वही बोल लेता है। अब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो वो हिंदी में भी कोई कह नहीं सकता कि उसे दूसरी भी लैंग्वेज आती होगी या फिर डायलेक्ट आती होगी, और जब वो हरियाणवी में बात करता है तो कोई नहीं कह सकता कि उसे ये भी आती होगी। तो बेसिकली इसी तरह से जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके भाषा अधिगम की। ठीक है ना? अब भाषा अधिगम क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, बेसिकली अधिगम लर्निंग, इसमें प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और ये अवचेतन नहीं, ये चेतन रूप से सीखी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे अपने आप आ गया, नहीं, इसके नियम होते हैं। ठीक है, इसके नियम सीखे जाते हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्किल सीखी जाती है, और जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो भाषा अधिगम होता है ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। मतलब अगर हम बात करें, जो आपका एक्विजिशन था, जो आपका अर्जन था, उससे बिल्कुल अपोजिट होता है आपका भाषा अधिगम। ठीक है, और ये सेम आपकी इंग्लिश पैडागोजी में भी ये सेम सारी चीजें हैं। कुछ चीजें अलग हैं, बाकी सारी चीजें सेम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टारगेट लैंग्वेज, और अगर हम इसी को और अच्छी तरह से समझें, इसी को हम और अच्छी तरह से समझें, तो बेसिकली इसमें ना भाषा अधिगम से क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी दूसरी भाषा से। ठीक है, जिसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो भी औपचारिक। ठीक है ना? जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश आपके लिए एक तरह से टारगेट लैंग्वेज होगी। उसके लिए आपको रूल रेगुलेशन सारी चीज चाहिए होंगी, है ना? भले आप ट्रांसलेशन मेथड से समझे तो भी आपको बाकी चीजें चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही, और हाँ, ये भी एक्वायर की जा सकती है अगर एनवायरनमेंट वैसा हो तो। अगर एक छोटे बच्चे को एक 2 से ढाई साल से, मतलब मान लो 3 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर उसको वैसा एनवायरनमेंट मिले, उसको भेज दिया जाए अमेरिका और वो वहाँ पले बढ़े, तो वो भी उसको उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अपने माहौल में, तो यहाँ पे उसके लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, ऐसे वो नहीं सीख सकता, और बेसिकली इतना छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यही कारण था कि आज से कई साल पहले जो है 6th क्लास में जाके कहीं इंग्लिश देखने को मिलती थी। ठीक है, हालांकि मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, मुझसे जो बड़े थे उनके टाइम में ऐसा था। ठीक है, यही कारण होता था, और अब जो है बच्चे को स्टार्टिंग से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और वो सीख भी जाता है ना? कि कहीं ना कहीं टाइम चेंज हो रहा है। ओके, और अगर हम बात करें स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर इसके बारे में अगर हम बात करें, स्किनर कहते हैं कि ये जो है इमिटेट करके, है ना, और री से जो है ये सीखी जाती है। और वाइगोत्स्की क्या बात करें, वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल, वाइगोत्स्की तो यही बात करते हैं, है ना? और व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए, मीनिंग में। ठीक है, और इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, एक इसको सिखाने के लिए एक प्रिंट समृद्ध जो है वातावरण जो है बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऑल्सो, उनकी दीवारों पे आप देखेंगे तो काफ़ी प्रिंटिंग होती है बहुत सारी, बच्चे को सिखाने के लिए हैंड वॉश कैसे करें या अदर चीज़ें भी, है ना? बहुत सारी बातें जो हैं दीवारों पर होती हैं। तो रिच एनवायरनमेंट बच्चे को देना होता है, और वहाँ पे आपको हिंदी भी देखने को मिलती है एज वेल एज इंग्लिश भी देखने को मिलती है। उससे बहुत ज़्यादा बच्चे को हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब इसका कई बार क्वेश्चन आता है अधिगम में और अर्जन में डिफरेंस के लिए, तो आई होप अब आप इसको निकाल पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और जब ये आपका हो जाएगा ना, तो इसके क्वेश्चंस भी हम डील कर लेंगे। ठीक है, और अब तो ये एस्टेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम बात करें
आपकी टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली लक्ष्य भाषा या फिर टारगेट लैंग्वेज है क्या? तो बेसिकली ये वही भाषा है जो बच्चे को दूसरी भाषा सीखनी होती है। ठीक है, एक तो वो जो उसने अपने एनवायरनमेंट से सीखी है, एक वो हम कह सकते हैं जो वो स्कूल में जाके सीखता है। ठीक है, जो टीचर्स उसको सिखाते हैं, एक तरह से वो लैंग्वेज उसके लिए टारगेट लैंग्वेज होती है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें अपने बच्चों की, तो इंग्लिश उनके लिए क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, और ये मातृभाषा आ गया, मदर टंग, जो कि पहली भाषा जो होती है बच्चे की, वो होती है जिसे बच्चा अर्जित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाषा के विविध रूप। और देखिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है क्योंकि इसमें हम पूरी पेडागोजी जो है आपकी खत्म करने वाले हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो प्लीज अपना चाय पानी साथ लेकर बैठिएगा और पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल सके। राइट, ओके। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एनसीएफ क्या कहता है भाषा को लेकर, है ना। भाषा को लेकर एनसीएफ क्या कहता है, तो भाषा जो एनसीएफ है ना, वो भी उसकी जो मातृभाषा होता है उस पर जोर देता है कि बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाया जाए। ठीक है, उसमें अगर मातृभाषा का अगर प्रयोग होगा तो बच्चा सीधी सी बात है स्वाभाविक तरीके से और सीधी प्रक्रिया में, सरल प्रक्रिया में जो है सीख पाएगा, है ना। और इसमें बच्चा जो है अपने आप को अभिव्यक्ति भी ज्यादा कर पाएगा। ओके, कई बच्चे अगर आप देखेंगे, अगर आपने स्कूल्स में पढ़ाया है तो, और अपने आसपास भी में भी आपने देखा हो, तो अगर बच्चा अपनी मदर टंग में बात कर रहा है और कोई उससे इंग्लिश में बात करता है या बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करता है, तो बच्चा थोड़ा सा बौखला सा जाता है कि जैसे पता नहीं उससे क्या पूछ लिया गया। अगर वही बात उससे उसकी लैंग्वेज में पूछी जाए तो वो बड़ा खुलकर जवाब देता है ना। तो एनसीएफ भी आपका इस पे जोर डालता है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में सिखाया जाए, है ना। एटलीस्ट प्राइमरी तक तो, अगर परमिशन तो वैसे 8th क्लास तक देता है कि 8th क्लास तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैंडेटरी देखें तो 5th क्लास तक बच्चे को उसकी मदर टंग में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब फिलहाल ये बातें किताबों में ही रह गई हैं कि 5th क्लास का उसको मदर टंग में सिखाना चाहिए, नहीं, बल्कि अब तो नर्सरी में भी उसकी मदर टंग में नहीं सिखाया जाता बच्चे को, और बच्चा सीख भी लेता है। इतनी पावर होती है बच्चे में, है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो जो मातृभाषा है और जो बहुभाषिकता है, तो हमें जो है वो चीज कक्षा में स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि एक जो क्लासरूम होता है ना, जरूरी नहीं है कि वहां पे सेम सेम लैंग्वेज के बच्चे हों, मल्टी लैंग्वेज के बच्चे भी हो सकते हैं। तो उस चीज को एक सोर्स के रूप में, एक, अगर हम बात करें एक की के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव समझना चाहिए कि इससे बाधा होगी, बाधा नहीं होगी। ठीक है, अब इसके भाषा के जो बाकी रूप है वो क्या है, वो भी वही है। अगर हम बात करें पहला, तो आपका वही मातृभाषा है। ठीक है, आपका वही मदर टंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो राष्ट्रभाषा है ना, और आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से कि हमारी जो है इंडिया की बेसिकली राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। ठीक है, तो संवैधानिक तौर पर अगर हम बात करें तो हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके मन में, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ओके। और इसमें जो है अगर हम बात करें जो आपका 1963 के जो आपका OLA की बात करें, जो आपका एक्ट है बेसिकली, OLA बेसिकली क्या होता है आपका, अगर हम OLA की बात करें तो OLA बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें, ये आर्टिकल 3431 में है। इसमें भारत को सॉरी हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, और जो ओके, और मानक भाषा शिक्षा व कार्यप्रणाली प्रयोग की भाषा है। ठीक है,
तो बेसिकली हिंदी को इसमें यूज़ किया जाता है। जो कामकाज की जो भाषा है उसमें हर जगह हिंदी को यूज़ किया जाता है। और अगर आप वैसे देखेंगे, अब के दौर में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली अगर हम बात करें तो इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जो कोर्ट्स की बात करें या अदर भी हम नॉर्मली बात करें तो वहाँ पे हिंदी यूज़ होती है। जो कामकाज की जो भाषा होती है वो हिंदी में ही बेसिकली ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाषा के सीखने के चरण, ठीक है। भाषा के सीखने के चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बच्चा क्या करता है, कोइंग करता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली 6 वीक के आसपास का बच्चा होता है। जो हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में हम इसे कहते हैं आई थिंक कूकना कहते हैं, कोइंग को कूकना कहते हैं, ठीक है। जो छोटा सा बच्चा बिल्कुल आ हुआ इस टाइप की जो आवाज़ें निकालता है उसे कोइंग कहते हैं। उसके बाद 6 महीने का जो बच्चा होता है वो बेसिकली क्या करता है, बैबलिंग करता है, बलबलाता है, ठीक है। सॉरी, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आती है आपकी थर्ड स्टेज जिसमें होता है एक शब्द चरण बोलना स्टार्ट कर देता है 1 ईयर का बच्चा, ठीक है। मम्मा पानी इस तरह के मतलब जो छोटे छोटे होते हैं शब्द चरण वो बोलना स्टार्ट कर देता है, ओके। उसके बाद है आपका टेलीग्राफिक या फिर 2 शब्द चरण जोड़ना। बेसिकली जो अभी मैंने बताया ये आपका टेलीग्राफिक में ही आता है, ठीक है। मम्मा पानी दो, पापा खाना दो, इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द चरण होते हैं इसे ही टेलीग्राफिक कहा जाता है, ओके। बाद में और ये जो टेलीग्राफिक होता है ये पूछा गया आपके स्टेट में भी पूछा गया है। तो ये आपका अगर हम बात करें 1.5 साल से 2 महीने के बच्चे का होता है, ठीक है। और 1.5 साल से 2 महीने नहीं, 1.5 साल से अगर हम बात करें 2 साल, ठीक है। 18 मंथ टू 24 मंथ, 1.5 से 2 साल के बच्चे के ये होता है। उसके बाद जो लंबे उच्चारण होते हैं वो होते हैं आपके 2 साल से 4 साल तक के। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर, अगर हम बात करें प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो इनका कहना है कि 1 ईयर में बच्चा 3 शब्द बोलता है, ठीक है। 2 साल में बच्चा 272 शब्द बोलता है और 5 साल में बच्चा 2072 शब्द बोलता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने साल में बच्चा कितने शब्द बोलेगा, क्लियर। अब हम बात करें इसकी जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए व्याकरण विधि, आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, ठीक है। कमेंट्स में अगर आप कहेंगे आप कमेंट कर देना, कमेंट में उस नंबर को हम पिन भी कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे ओनली 45 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको उसे रीड आउट करना है, क्लियर। तो पहली आपकी व्याकरण विधि, दूसरी आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी है, चलो एक एक करके हम डिस्कस भी कर लेते हैं। अब व्याकरण विधि में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो अन्य भाषा के नियम होते हैं ना, ठीक है, कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है, ठीक है। इसमें आपका ये होता है कि इसमें हम बात करें, ये हम बात करें व्याकरण विधि में, ओके। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आप ग्रामर के थ्रू जो चीजें सीखते हैं ना, बेसिकली उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सेकंड आपका व्याकरण अनुवाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब ये जो विधि है ना ये आपकी 19वीं सदी के अंत तक अगर हम बात करें, ठीक है, उस टाइम तक की है, ओके। और मान्य विधि के रूप में भी ये प्रचलित है,
ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप बात करें हम जैसे कि आपका इंग्लिश को ही लगा लो। इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा चीज़ों को सीखा जाता है, बिल्कुल सीखा जाता है। उसी तरह से जो बच्चे का जो मदर टंग होती है ना, मदर टंग से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उस तरह से सिखाया जाता है। ठीक है, जो लक्ष्य भाषा होती है बेसिकली उसको पढ़ना लिखना, ठीक है, इसी के द्वारा सिखाया जाता है। और इसमें जो है बोलने के अवसर जो हैं ज़्यादा नहीं मिल पाते, कम मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली रूल्स के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाया जाता है। क्लियर? और इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये होती है आपकी व्याकरण विधि। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपकी डायरेक्ट विधि। ठीक है, अब डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष आप साथ साथ लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना, कि अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। ओके, मतलब अगर हम बात करें तो इसमें जो है डायरेक्ट सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें बोलने के कहीं ना कहीं ज्यादा अवसर दिए जाते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं उसका अपोजिट होती है। ठीक है, इसमें जो है इसमें सीधा सिखाया जाता है। इसमें मतलब ट्रांसलेशन का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है, इसमें जो मदर लैंग्वेज, मदर टंग होती है उसको बीच में नहीं लाया जाता। इसमें सीधा इंग्लिश सिखाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, आप इंग्लिश स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे कह देंगे भाई इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी नहीं बोलना। ठीक है, इंग्लिश ही बोलना है, जितना बोलेंगे आप, जो भी बोलेंगे चाहे टूटा फूटा कैसा ही बोलें, लेकिन आप इंग्लिश में बोलेंगे। वो है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल हाँ भाई ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ वर्ब रखेंगे, इस तरह से जब आपको इस तरह से रूल्स के थ्रू ट्रांसलेट करके सिखाया जाए तो वो हो जाता है आपका बेसिकली ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर? आई होप ये बात अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसमें जो है बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वही भाषा यूज की जाती है जो उनकी टारगेट लैंग्वेज है, जो उनकी लक्ष्य लैंग्वेज है, जो उनको सिखानी है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ है आपका सम्मिश्रण। अब सम्मिश्रण में क्या होता है, अब इसमें जो है जो बाकी एस्पेक्ट होते हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बाकी चीजें होते हैं, जो बच्चे का व्यवहारिक पक्ष होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना, जो बाकी जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुरूप जो है आ, शिक्षण प्रक्रिया के जो बाकी चरण होते हैं उनको भी इसी विधि के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी सम्मिश्रण विधि, जिसमें बच्चे का व्यवहारिक पक्ष भी हो और जो उसे सिखाना है वो उसी की, मतलब दोनों मिक्स करके उसको सिखाया जाए। ठीक है, जहां जरूरत पड़े जहां उसको डायरेक्ट सिखाना, जहां जरूरत पड़े वहां उसको ट्रांसलेट करके सिखाना। ओके, फिफ्थ आपका अगर हम बात करें संप्रेष संप्रेषण परक विधि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, उस प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भाषा प्रयोग होता है, सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। बेसिकली कम्युनिकेट करके जो है भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, भाषा जो है आपस में बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, एक दूसरे की बात को सुनकर समझकर इसको सिखाया जाता है। क्लियर? अब सिक्स्थ है, इसमें अगर हम बात करें, सिक्स्थ है आपका आगमन विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि में बेसिकली क्या होता है, इसमें
उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। मतलब पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसको नियम बताया जाता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं बेसिकली सामान्य से विशिष्ट की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले आपने संज्ञा के उदाहरण दे दिए बच्चे को और फिर बाद में उसकी परिभाषा बताई, ऐसा हम इसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है इसकी निगमन विधि। ठीक है, जो इसी के अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या सिखाए जाते हैं, इसमें पहले रूल सिखाए जाते हैं, यानी कि पहले नियम सिखाए जाते हैं और फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। सेम हम उसको रिवर्स कर सकते हैं कि पहले संज्ञा की डेफिनेशन दे दी और फिर बाद में उसका एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो ये थे बेसिकली भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां थी, 7 हमने की हैं। अब हम बात करते हैं जीन प्याजे की। और देखिए वीडियो लेंथी होने वाली है, जैसे कि आप सबने कहा था कि मैम एक मैराथन की तरह ही ले लेना, तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। ठीक है, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज मन में डाउट रह जाएगा और क्वेश्चन आपका छूट सकता है। ओके, अब जीन प्याजे क्या कहते हैं हिंदी को अगर हम बात करें भाषा को लेकर, तो जीन प्याजे जो बच्चे आपस में बात करते हैं, मतलब जो बच्चा खेल रहा होता है और वो खुद को ही मतलब बोल बोल के अगर वो खेल रहा है अकेला ही खुद से ही, तो उस वाक को बेसिकली इन्होंने जीन प्याजे ने बेसिकली कहा है, अहम केंद्रित वाक उन्होंने कहा है। ठीक है, और जीन प्याजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। ठीक है, और ये बेसिकली 2 से, अगर हम बात करें 2 से 6 साल की उम्र ये बेसिकली होती है। ठीक है, और जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। बच्चे ने पहले सोचा, क्योंकि संज्ञानात्मक बात करते हैं, पहले सोचा और उसके बाद उसने उसको बोला। ठीक है, ओके, तो ये कहते हैं कि पहले विचार आता है। ठीक है, और विचार ही क्या करता है, भाषा को सुनिश्चित भी करता है। क्लियर, ऐसा इन्होंने कहा है। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की इनके उल्टा कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये इसके उल्टा कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले भाषा आई और फिर बाद में विचार आया, ये ऐसा कहते हैं। ठीक है, काफ़ी मतभेद है इस बात को लेकर इनके बीच में। और ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बेसिकली कि जो बच्चा होता है वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करके बेसिकली बच्चा सीखता है। और जो बच्चे इस तरह से बात करते हैं, खुद ही अपने आप को बेसिकली अपने आप को ही बता रहे होते हैं चीज़ें, जैसे बच्चा टॉय से खेल रहा है, हाँ ठीक है मैं इस टॉय को यहाँ रख देता हूँ, ये गुड़िया जो है अब यहाँ बैठनी चाहिए, ये चीज़ें जब वो इस तरह आपस में बात करता है, तो बेसिकली उन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, उसे प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की बेसिकली कहते हैं कि इस संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं। और लेव वाइगोत्स्की ने यह भी कहा है कि जो भाषा है मानव का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, और इनका ये भी मानना है कि जो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी जो समझ है उसको समझकर समझा सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और इन्होंने जो है क्या दिया था, बेसिकली लेव वाइगोत्स्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब ये बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं अंतरीकरण। अब इस अंतरीकरण में बेसिकली क्या होता है ना, इस अंतरीकरण में बेसिकली क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें, बच्चा क्या करता है, जो बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर क्या करता है, आत्मसात करता है, उसको आत्मसात करके सीखता है।
और ये जो है संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों विकास में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, अब इसकी हम आगे बात करें तो इसमें 3 तरह से अब हम इसको देख सकते हैं। सामाजिक वाक, जिसे हम सोशल स्पीच कहते हैं, जो कि 2 साल की उम्र तक होती है। उसकी बात करें निज वाक, जो कि 3 से, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, 3 से 6 साल की होती है। और थर्ड अगर हम बात करें आंतरिक मौन वाक जिसे कहते हैं, जो साइलेंट इनर स्पीच होती है, जो 6 साल के बाद आती है। मतलब उसमें भी बच्चा अपने आप को डायरेक्ट तो करता है ना, लेकिन डायरेक्शन तो देता है, लेकिन मन मन में, अंदर ही अंदर। ठीक है ना, जैसे आपके घर पे कोई आ गया और आप उस टाइम मान लीजिए बहुत अर्जेंट, अब वैसे ही लगा लीजिए, मान लीजिए अब मैं वीडियो बना रही हूँ और अब कोई आ जाए, ठीक है, रात है, अब तो कौन आएगा, मान लीजिए दिन में मैं वीडियो बना रही हूँ और फिर कोई आ जाए, तो अचानक से मैं मुंह पे तो नहीं कहूँगी, लेकिन मन में ये रहेगा कि भाई अभी क्यों आए, थोड़ी देर बाद आ जाते, है ना। तो ये जो मन में होता है ना, इसे ही बेसिकली क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब आपकी भाषा और विचार। इसके बारे में बेसिकली हम बात तो कर चुके हैं, है ना। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। फिर भी वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करें तो शुरुआती साल जो होते हैं उसमें भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, मिल जाते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग होते हैं भाई, पहले भाषा आई बाद में विचार आया, इस तरह से, लेकिन बाद में जो है मिक्स हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लेवी वाइगोत्स्की हम कर चुके हैं, भाषा और विचार। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नोम चॉम्स्की की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नोम चॉम्स्की की। तो बेसिकली नोम चॉम्स्की अपने आप में भाषा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब जो प्रत्येक बालक होता है, उसकी जो सीखने की एबिलिटी होती है वो इनेट होती है। ठीक है, जो सीखने की जो क्षमता होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो उसके साथ ही पैदा होती है। अगर हम बात करें, इनेट एबिलिटी होती है टू एक्वायर लैंग्वेज, बिल्कुल होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, अगर जिसे नोम चॉम्स्की कहते हैं, जिन्होंने कहा है, उसे भाषा अर्जन यंत्र का है, जिसे हम कह सकते हैं एलएडी। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, और विश्व की जो सभी भाषाएं होती हैं एक ही मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित होती हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यानी कि एलएडी हमारी सहायता करता है। ओके, और ये जो एलईडी होता है ये बेसिकली 5 साल तक ही सक्रिय रहता है। ठीक है, बाद में रहता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव ये 5 साल तक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, और ये काफ़ी सेंसिटिव पीरियड भी माना जाता है। क्लियर, तो ये बात थी आपके नोम चॉम्स्की की। अब हम बात करते हैं भाषा कौशल। ठीक है, तो जो भाषा कौशल है बेसिकली उसमें 4 मेन चीज़ आती हैं, जिसे हम सुबो पली भी कह सकते हैं, सु बो प ली कह सकते हैं। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ओके, अगर हम बात करें जो सुनना और आपका पढ़ना है, जो सुनना और पढ़ना है, ये आपका क्या है, गृहात्मक है। यानी कि इसे आप क्या करते हैं, इसे आप रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव कहते हैं हम इसे। ठीक है, क्या कहते हैं, रिसेप्टिव कहते हैं, रिसीव करते हैं इससे आप, मतलब ग्रहण करते हैं। कैसे करेंगे, या तो पढ़कर करेंगे, पढ़कर भी चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, या फिर सुनकर भी आपकी चीज़ें अंदर जा रही हैं, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ वो चीज़ भी आपके अंदर जा रही है, और आप इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हो वो भी आपके अंदर जा रही हैं। ठीक है, और बोलना और लिखना ये बेसिकली क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं अभिव्यक्तात्मक। ठीक है, जिसे हम आई थिंक प्रोडक्टिव स्किल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब इसका जो क्रम होता है ना वो यही होता है, 1-2 बार तो क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, 1-2 बार क्रम भी पूछा गया है, तो क्रम यही होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिसे आप सु बो प ली से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुख्य 4 कौशल हैं,
और ये एकीकृत और अंतर संबंधित होते हैं, आपस में रिलेट होते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये इस क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना, पहले बच्चा सुनेगा, है ना, छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले सुनेगा, फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर स्कूल में जाएगा, फिर सबसे पहले ये थोड़ी लिखना स्टार्ट कर दे, पहले क्या करेंगे, टीचर्स जो है बच्चे को रीडिंग करवाते हैं, है ना, बोर्ड पे चार्ट पढ़ाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, और चीज़ें दिखाएंगे, प्रोजेक्टर्स दिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, जिससे क्या होता है, फिर बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है और उसके बाद लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इन्हें हम डिटेल में अगर हम बात करें, वैसे तो इनमें डिटेल में क्या ही बात करनी है, इतने तो आप खुद समझदार हैं, इतना तो आप कर सकते हैं कि सुनने से बेसिकली क्या मतलब है, बोलने से बेसिकली क्या मतलब है, पढ़ने से क्या मतलब है, और लिखने से क्या मतलब है ना। मतलब सुनने से क्या, बेसिकली बच्चों को सुनने का मौका देंगे आप, ठीक है, उनसे शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, ठीक है, कहानी और कविता सुनाने के लिए कहेंगे, ओके, तो ये सुनाने में आ जाता है, ठीक है ना। और बोलने में बेसिकली उनसे लेसन रीड करवा लिया, ठीक है, उन्हें कोई पोएम, कविता गाने के लिए बोल दिया, है ना, ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, बोलने में आ जाती हैं। और अगर हम बात करें, जैसे कि अगर बात करें एक दूसरे से बातें करना, है ना, ओरल क्वेश्चंस पूछना, ठीक है, कोई भी टॉपिक उन्हें दे दिया कि हाँ ठीक है, इस टॉपिक पे बताओ क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, बोलने में आ जाती हैं, ठीक है। और पढ़ने में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने से कौशल को वाचन भी, जब पढ़ने का जो कौशल होता है उसे हम वाचन भी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ना, बेसिकली पढ़ना भी दो तरह का होता है, एक होता है साइलेंट रीडिंग और एक होती है लाउड रीडिंग, ठीक है। जिसे हिंदी में अगर हम बात करें तो एक होती है आपकी मौन पठन, ठीक है, और एक होता है आपका सस्वर पठन। तो जो आप मन मन में चुपचाप बिल्कुल मन मन में बोलते हैं उसे हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग, यानी कि मौन पठन। और जो आपका लाउड रीडिंग होती है सस्वर, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना, छोटे बच्चे को कहा जाता है ना कि बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है, तो वो क्या होता है, सस्वर वाचन होता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, ये भी समझ लेते हैं एक बार हम। अब इसमें क्या होता है, मौन में क्या होता है, बेसिकली इसमें बच्चे का ध्यान तेज होता है, ठीक है, बच्चा तेजी से पढ़ पाता है, और क्या होगा, और ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा, तेजी से पढ़ेगा, सीधी सी बात है, टाइम बचेगा, है ना। अब लाउड रीडिंग में क्या होता है, बेसिकली इसमें बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, ठीक है, और इसमें सुनने और बोलने के कौशल जो हैं वो बेहतर होते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें सस्वर पठन से एक चीज़ और होती है, इसमें बच्चे की लैंग्वेज, जो भाषा होती है, बोली होती है, उसमें रस भी आता है, बेसिकली वो लय बनाना जो है बोल कर ही सीखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिखने की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है, जो स्पेलिंग जो एरर होते हैं उसकी जो है करेक्शन हो जाती है। जितना ज़्यादा बच्चे से आप लिखवाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका जो राइटिंग है, जो लिखना है, उसका जो लेख है वो सुधरेगा, ठीक है। श्रुतलेख का प्रयोग करने से बेसिकली क्या होता है, उसकी जो स्पेलिंग एरर है वो होनी कम हो जाएंगी, ठीक है, वो बच्चा और ज़्यादा ध्यान से जो है उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेगा। आगे बात करते हैं लेखन के प्रकार। अब जो लेखन के प्रकार हैं, बेसिकली अब जो लेखन के प्रकार हैं वो भी दो तीन तरह से होते हैं, तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। एक हम बात करें सुलेख, जिसे हम कहते हैं, सुलेख को क्या कहेंगे हम, सुंदर लेख, ठीक है, जो सुंदर सुंदर में कहते हैं ना, एक सुलेख लिख कर लाना, मतलब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। उसके बाद है श्रुत लेख। श्रुत लेख बेसिकली सुनकर लिखना, टीचर बोलता है और बच्चा उसको लिखना है, क्यों लिखवाता है, ताकि जो वर्तनी से संबंधित जो बच्चे की अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो सके, ठीक है। और एक होता है अनुलेख, जो कि बेसिकली आपका नर्सरी क्लास में होता है ना, बाकी क्लासेस में भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से वहाँ यूज होता है अच्छा खासा, जिसे हम ट्रेस भी करना भी कह सकते हैं, ट्रेस करना, है ना, छोटे बच्चों को ऐसे डॉट बना के देते हैं और बच्चा क्या करता है इसके ऊपर
ट्रेस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषाई विकार। ओके, जो लैंग्वेज जो डिसेबिलिटी होती है, अब हम बात करते हैं उसकी। अब लैंग्वेज डिसेबिलिटी बेसिकली दो तरह की होती है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली हमने वही ली है, और भी हैं। जब मैंने आपको प्रॉपर टॉपिक पढ़ाया था आपका ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी का, तब बहुत सारी मैंने डिसेबिलिटी आपके साथ डिस्कस की थी, बट जो मेनली पूछी जाती है वही डिस्कस करेंगे। तो दो ही आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक है आपकी अफेजिया, ठीक है, एक है बेसिकली आपकी अफेजिया, ओके, और दूसरी आपकी मोस्ट पॉपुलर और जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, क्या? डिसलेक्सिया। एक आपकी ये है, ये दो हैं। अब अफेजिया में क्या होता है, इसमें क्या है बेसिकली सुनने में, समझने में, बात करने में, ठीक है, और भाषा का यूज़ करने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। और डिसलेक्सिया में बेसिकली क्या होता है, जो पढ़ने लिखने में जो समस्याएं बच्चे को आती हैं वो क्या होती हैं, डिसलेक्सिया होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आपके शिक्षण की, जिसमें त्रिआयामी मॉडल है आपका। ठीक है, जो कि जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, जिसमें बात करें हम, ये आपका ट्रायंगल होता है, यहाँ आपका टीचर होता है, यहाँ आपका स्टूडेंट होता है, और यहाँ आपका क्या होता है, आपका बेसिकली विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर जो है क्या करती हैं, शिक्षण का निर्माण करती हैं। ओके, आगे बात करें हम टीचिंग मैगजिम्स की, अगर बात करें तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि मेन होती हैं, क्या होती हैं, एक तो होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, दूसरा होता है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, और तीसरा होता है आपका सरल से जटिल की ओर। ये कई बार आपको अपोजिट करके भी दे देता है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है, तो इसके लिए आपको ध्यान से रीड करना होता है। नेक्स्ट आपका शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपके टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि चार चांद लगा देते हैं आपकी पढ़ाई में, आपके पढ़ाने में चार चांद लगा देते हैं सच में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपके आते हैं दृश्य सामग्री, जो आपके विजुअल एड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके, अगर हम बात करें जो श्रव्य सामग्री होती है आपकी, है ना, जो आपकी श्रव्य सामग्री होती है, जिसे हम हियरिंग एड कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री आपकी होती है। ठीक है, और आपका और होता है जो आपकी आपकी क्रिया सहायक सामग्री होती है, जो कि बेसिकली जो बच्चा करके जिसमें सीखता है। ठीक है, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब विजुअल एड में तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो चीज़ बच्चा देख कर सीखता है, जैसे आपके चार्ट हैं, आपकी बुक्स हैं, है ना, मैप है, ओके, ये सारी चीज़ें। और हियरिंग में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी हियरिंग होती है, हियरिंग में क्या होता है, जो सुनकर, जैसे आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन है, इस तरह की चीज़ें। और ऑडियो विजुअल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका टीवी का, है ना, जो आपके फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं उनका, जिसमें आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया उसी तरह से, ये भी आपका एक ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, बट बच्चे को तो हम मोबाइल नहीं दिखाएंगे, राइट, क्लियर। आगे बात करें, वो बात अलग है कि आजकल जो बहुत स्मार्ट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है बच्चे को टैब दे दिया जाता है, उसको पढ़ाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, और बच्चा सीखता भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो क्रिया सहायक सामग्री होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें बेसिकली होता है, आप बच्चे को ले जाएं किसी ऐसी जगह पर जहाँ से कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है, कोई संग्रहालय है ना, कोई उद्यान है, उसका उसकी ट्रिप करवाना, एक तरह से फील्ड ट्रिप पर बच्चे को लेकर जाना। वहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हर साल हमारे फील्ड ट्रिप होते थे, हर साल, और हर साल हम जाते थे। तो बेसिकली कैसी जगह ले जाया जाता था, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली में आपका रेड फोर्ट हो गया, है ना, साइंस म्यूजियम हर बार ले जाया जाता था। उसके अलावा जितने भी आपके ये जो मोन्यूमेंट्स हैं, हर जगह वहाँ पे दिल्ली में जितने भी हैं,
ऐसी इमारतें, वहाँ पे हर जगह हमें ले जाया जाता था। तो ये बेसिकली ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, पढ़ाई का हिस्सा होती हैं, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपके मूल्यांकन की। ठीक है, मूल्यांकन की बात करते हैं। अब बेसिकली मूल्यांकन होता क्या है? ठीक है, तो मूल्यांकन एक रेगुलर कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें जो टीचर होता है बेसिकली वो बच्चे के ज्ञान को, उसके सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, असेसमेंट करता है, उसका उसका आकलन करता है। ठीक है, उसको जांचता है बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, क्या करता है, आकलन करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा बेसिकली सीख कैसे रहा है, बच्चा कैसे सीखता है, इसका मूल्यांकन करता है। और फिर उसी तरह से अपने आ, अपने प्रोसेस को, अपने पढ़ाने के तरीके को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली आकलन। अब इस आकलन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि जो भी टीचर ने बच्चे को सिखाया है वो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाए, या फिर कितना उसके द्वारा सीखा गया है, कितना उसके द्वारा सीखा गया है, कितना प्रतिशत उसने सीखा है ना। बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, आकलन में यही सारी चीजें तो आती हैं। ठीक है, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी एबिलिटी हैं, उनको पहचान कर और उनके अनुसार उसी मेथड को यूज करना, उनके लिए उसी मेथड को तैयार करना, ये होता है आपका आकलन का जो उद्देश्य होता है। ओके, अब इसमें एक चीज हो आती है मापन। अब मापन में क्या होता है, मापन में अभी हमने इसमें देखा था कि बच्चा सीखता कैसे है, लेकिन मापन में क्या होगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, जो उसे सिखाया गया है बेसिकली वो कितना सीखा है। और आकलन और मापन ये दोनों ही आपके किसके, मूल्यांकन के हिस्से हैं, ये मूल्यांकन के ही आपके पार्ट हैं। ओके, ये एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपके निदानात्मक परीक्षण की। अगर हम बात करें जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या होता है बेसिकली, तो मान लीजिए टीचर ने बच्चे को कोई टास्क दिया। ठीक है, अब उसमें जो है बच्चा जो है असफल हो गया, या फिर उसमें उसको करने में प्रॉब्लम फील कर रहा है, उसे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा इसमें, टीचर जो है उस बात को पहचानेगा। ठीक है, तो टीचर जो है उस चीज को पहचानेगा कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैंने पढ़ा दिया, मैंने सारी चीज बता दी, फिर भी इस चीज को नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वो उस प्रॉब्लम का रीजन जो है जानने की कोशिश करेगा, और उसको उस कारण को जानना ही क्या होता है, डायग्नोस होता है, निदान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि आपका रेमेडियल टीचिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो रीजन रहा है, ठीक है, उसको दूर करना। ठीक है, अब टीचर ने उस कमी का पता लगा लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या दिक्कत है, उसको दूर करना ही क्या होता है, आपका रेमेडी होता है, उपचारात्मक होता है। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास पहले जाएंगे तो डॉक्टर आपसे सिम्टम पूछेगा, है ना। उस सिम्टम के बेस पर उस चीज का, वो उस बीमारी का कारण पता करेगा, और जैसे ही उसे कारण का पता चलेगा फिर क्या देगा, वो आपको दवाइयां देगा, रेमेडी देगा। ओके, वही चीज है, समझे आप अच्छे से, बिल्कुल। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि निदान के बाद ही आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। ओके, अब बात करते हैं आपके उपलब्धि टेस्ट की, अचीवमेंट टेस्ट की। अगर हम बात करें, अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपने बच्चे को सिखाया, ठीक है, बेसिकली यहाँ परीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसे ठीक कर लीजिएगा आप, ये क्या है, परीक्षा है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे ने जितना भी सीखा है,
ठीक है, जो हमारा उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य था, तो उसका जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि जो हम सिखाना चाह रहे थे इस कार्यक्रम के थ्रू, इस प्रक्रिया के थ्रू, तो क्या वो बच्चे ने वो चीज़ सीखी? ठीक है, जो भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया? ठीक है, और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया? और सारी चीज़ें जो आप उसको सिखाना चाह रहे थे, वो कितनी चीज़ें पकड़ पाया? ये सारी आती है किसकी? उपलब्धि परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आपकी दक्षता परीक्षा की। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, अब इसमें ये जाना जाता है कि जो बच्चा है, उस विषय को कहाँ तक समझ पाया? ठीक है, और जो भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है ना? वो चीज़ें कितनी वो चीज़ उसको अचीव कर पाया, कितना वो उसको समझ पाया, कर पाया, वो चीज़ें इसमें दक्षता परीक्षा में देखी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है, अब एप्टीट्यूड में क्या होता है बेसिकली? एप्टीट्यूड में होता है, इसमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है, वो भाषा सीखने के लिए उसके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो अभिरुचि है भी या नहीं भी। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कई बार आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो जैसे कि कोई आपका आईएएस के लिए गया है, ठीक है, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने क्रैक किया है, और इंटरव्यू में आप में भी आपने देखा हो, मे बी नॉट, नहीं भी देखा हो, तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपको अगर जॉब मिलती है तो आप क्या लेंगे? आईपीएस लेंगे या आईएएस लेंगे? तो वो आईपीएस को कई बार ये कहते हैं कि नहीं सर, वो एप्टीट्यूड नहीं है, मैं आईएएस लेना ज़्यादा पसंद करूँगी या ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि मतलब उसमें वो लात घुसे वाला, मतलब उस टाइप का अ, वो एप्टीट्यूड उसके अंदर है नहीं। ठीक है? वो रुचि, वो इंटरेस्ट उसके अंदर है नहीं। ये होता है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है? और इसमें ये भी आपका बेसिकली अज़्यूम किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जो बच्चा है, वो जो भी हम उससे, अगर हम बात करें, जो भी हम उससे उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो उस शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी अभिरुचि परीक्षा में आती है। ठीक है? और इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो बच्चा है, उसको अ, जो उसका टारगेट सब्जेक्ट है, उसका पहले से ही ज्ञान हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है? हाँ, बाद में उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है, लेकिन पहले से ही ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो ये था आपका अभिरुचि परीक्षा। अब हम बात करते हैं जो मेन जो स्किल है, ठीक है? उसकी बात करेंगे। इसमें बेसिकली आते हैं आपके जो मुख्य कौशल है, ये आता है आपका सुनना और बोलना। ठीक है? बच्चा सुनता है और सुनकर क्या करता है? बोलता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका पुनर्बलन। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें आपका बोलना और लिखना आता है। ठीक है? बच्चा रीइन्फोर्स होकर चीज़ों को क्या करता है? तेज़ी से बोलता है और अभिव्यक्त भी करता है, लिखता भी है। ओके? अब बहुभाषिकता की बात हम कर चुके थे। ठीक है? बहुभाषिकता की बात हम कर चुके थे। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बुक्स की, ठीक है? तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर एक बार रह चुका है कि जो बुक्स हैं, वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जो बुक्स हैं, ठीक है? तो ये भी आपके कई जो संसाधन होते हैं, उनमें से एक संसाधन है ना? लेकिन सिर्फ़ एकमात्र संसाधन है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो जो बुक्स हैं, वो किस टाइप की होनी चाहिए? रंग-बिरंगी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना? जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है बेसिकली, उसमें होनी चाहिए। ठीक है? और जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो बच्चा अपने आस-पास चीज़ें देखता है, उस पर होनी चाहिए। आप देखेंगे जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, आप देखेंगे तो इतनी फ़ैमिलियर लगती हैं, और जो ज़्यादा अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, इसके अंदर कुछ है भी? मैटर तो है ही नहीं, पिक्चर ही पिक्चर छाप रखी है ना? तो वो सारी चीज़ें किसको देखकर बनाई गई हैं? जो एनसीएफ में, जो एनईपी में बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं के बेस पर वो बुक्स बनाई जाती हैं। ठीक है? और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये भी देखेंगे ना आप, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए कैसी बुक यूज़ कर रहे हो आप, फिफ्थ क्लास के लिए कैसी यूज़ कर रहे हो, 10th क्लास के लिए कैसी यूज़ कर रहे हो, तो लेवल के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके त्रिभाषी सूत्र की। ठीक है, ओके। त्रिभाषी सूत्र की बात करते हैं बेसिकली। तो ये जो है ये आपका 1964 से 1966 में आया था। ओके। अब बेसिकली इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो आपका कोठारी आयोग था बेसिकली, उसमें त्रिभाषी सूत्र की संकल्पना दी गई थी, उसमें इसकी बेसिकली बात की गई थी। ठीक है, जिसमें जो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा या फिर राज्य में कोई भी जो आधुनिक भारतीय भाषा है या अंग्रेजी को, और गैर हिंदी भाषा को क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। यानी कि बेसिकली कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम बात करें कि जो पहली भाषा है वो तो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी भाषा है, जैसे अब हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो आप अपनी जो भाषा नहीं है बेसिकली, लेकिन जो एक तरह से जो हमारी हरियाणवी बोली है, तो 5th क्लास तक उसमें सिखाया जाए। ठीक है, और दूसरी भाषा के रूप में हमें हिंदी सिखाया जाए। ठीक है, और तीसरी भाषा के रूप में हमें इंग्लिश सिखाया जाए। उस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका त्रिभाषा सूत्र, जो कि ये भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। ओके, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं। वैसे तो अभी तक इसी में से आपका एग्ज़ाम बना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको हर जगह काम आएगी, चाहे आपका सीटेट हो, रीट हो, एचटेट हो, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सच में बहुत कम शब्दों में और पूरी बात कहने की कोशिश की है। क्या मैं आपको समझाने में, आपको बताने में सफल रह पाई या नहीं रह पाई? जैसा भी है, जो भी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।